का जी मूवी देखती हैं, आपकी पसंदीदा फेवरेट हीरो? नो डाउट अबाउट दैट जी। आप यंग है, ब्यूटीफुल है, कभी ऐसा मौका मिला? मैम आजकल एवरीथिंग इज नॉट फेयर, लव एंड वार। हरियाणा में हमारी सरकार बन जाएगी, एसवाईएल मुद्दा ही नहीं रहेगा। लाखों टन पानी पाकिस्तान में जा रहा है, हम उसको रोक लेंगे, क्यों नहीं रोका? उस पे तो आप कोई काम नहीं करते, आप स्टेटमेंट देके जुमले देके भाग लेते हो। मैम आम आदमी पार्टी से आप कैसे जुड़े? वो योगेंद्र यादव जी आज कहाँ हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी उस विचारधारा पे आज भी डटी हुई है। तो दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, मनीष सिसोदिया जी अभी जेल में है। नमस्कार, मैं अस्के भारद्वाज, अस्के न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज हूँ डॉक्टर सारिका वर्मा जी के पास। ये डॉक्टर विंग की प्रदेशाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी में। आइए सारिका जी से मिलते हैं, बहुत ही जुझारू और हार्ड वर्कर हैं। सारिका जी से आज की बातचीत स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आम आदमी पार्टी से आप कैसे जुड़े और कितने वर्षों से आप जुड़े हुए? सर मुझे 10 साल हो गए इस दिसंबर, पिछले साल में 10 साल हो गए। 2013 में योगेंद्र यादव जी ने यहाँ पे एक सभा रखी थी गुड़गांव में, तो मेरे एक मित्र मुझे वहाँ लेके गए। उनकी बात और उनकी जो एक विचारधारा थी कि गरीब से गरीब बच्चे को हम डॉक्टर इंजीनियर वाली शिक्षा देंगे, उस विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ। 10 साल हो गए मुझे, कोई हफ्ता नहीं गया जब मैं ज़मीन पे काम नहीं करती हूँ। रोज़ के 4 घंटे दे रही हूँ, और अब क्योंकि चुनाव की तैयारी कर रही हूँ तो रोज़ के हम 5 से 6 घंटे ज़मीन पे जा रहे हैं। जी, तो जिन योगेंद्र यादव जी का आपने चर्चा की, वो योगेंद्र यादव जी आज कहाँ हैं जिनकी वजह से आप जुड़े? वो योगेंद्र यादव जी तो आज आम आदमी पार्टी में है ही नहीं। जो विचारधारा होती है ना, वो एक पार्टी की होती है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन आम आदमी पार्टी उस विचारधारा पे आज भी डटी हुई है। जिस सपने को लेके पार्टी बनी थी, आज वहाँ पे स्कूल अच्छे हो गए हैं, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं, दिल्ली में ऑलरेडी काम हो चुका है, बहुत सालों से हो रहा है। आज दिल्ली के स्कूल जो हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग आके देखते हैं कि भाई इतने अच्छे स्कूल कैसे बनाए। और आज मोहल्ले में क्लिनिक है, इतने सारी जगहों में है। दिल्ली में 600 से ज़्यादा है, पंजाब में 750 से ज़्यादा है। यही उम्मीद से हम काम कर रहे हैं कि हरियाणा में भी अब बदलाव आएगा। गुड़गांव में इतनी ज़्यादा परेशानी है, गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल 4 साल से टूटा हुआ है। कोई भी पेशेंट अगर सरकारी अस्पताल चले जाए, वहाँ एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई कुछ नहीं होता, या तो प्राइवेट से कराना पड़ता है या रेफर टू दिल्ली लिख दिया जाता है। और आप मानेंगे इवन डॉग बाइट, 1000 डॉग्स हैं, हर रोज के कितने डॉग बाइट्स होते हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन फ्री नहीं मिलती है यहाँ पे गुड़गांव में। उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हमारी एम्बुलेंस लेके जाती है। तो जर्जर हालत में हमारा स्वास्थ्य विभाग है। पूरी तरह से हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है, शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी। ये बदलने की जरूरत है, और वो केवल इकलौती पार्टी है जो काम करेगी, वो है आम आदमी पार्टी। एजुकेशन की आपने बात की मैम, मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, मैं दोनों में बात कर लेता हूँ। आपके एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, मनीष सिसोदिया जी अभी जेल में है, तो एजुकेशन के मामले में आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही घटिया राजनीति है, और वो हर इंसान जानता है। जो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वो कहते हैं जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, जो संजय सिंह के साथ हुआ, जो सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, वो एक घटिया राजनीति है जो केंद्र सरकार यूज कर रही है। जो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो भी लोग जनता के बीच में लोकप्रिय हो जा रहे हैं, उनको जेल में डालने की प्लानिंग की जा रही है। और जब संजय सिंह को देखिए, वो तो राज्यसभा के सांसद है, उनके दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनके किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। उसके बावजूद झूठे सच्चे आरोपों में उनको डाला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज खुद लिखित में कहते हैं कि ये आपका जो मुकदमा है 2 मिनट नहीं टिकेगा। उनको पता है कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आज तक 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखे हुए, सत्येंद्र जैन 1-1.5 साल से है, संजय भैया को 3 महीने से जेल में रखा हुआ है। आज उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उनके ही जो आरोपी थे, उनको अप्रूवर बना के उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी के कान के पर्दे फाड़े जाते हैं, उनके फैमिली को परेशान किया जाता है, उनसे स्टेटमेंट ली जाती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप एक मैसेज दे दो, एक कुछ भी बोल दो, बस उसके बेसिस पे इनको अंदर कर देंगे। सबको पता है कि अंत में विजय सत्य की होगी, लेकिन जो अब हम लोग परेशान हो रहे हैं, वो तो डेफिनेटली परेशान हो रहे हैं। कोई भी एविडेंस नहीं है, फिर भी आपके 3 दिग्गज
मनीष सिसोदिया का आपने जिक्र किया, एजुकेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, और आपकी दमदार आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, तीनों जेल में। और अब तो आपके जो सीएम साहब हैं वो भी निशाने पे है, ईडी का नोटिस उनको भी जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए जब तानाशाही होती है तो ये तानाशाही का ये रवैया है। इनको पता है कि हम सही तरीके से काम के बल पे वोट नहीं ले पाएंगे, तो कैसे इनको काम से रोका जाए, कैसे इनको प्रताड़ा जाए। आज भारतीय जनता पार्टी को डर कांग्रेस से नहीं लगता, उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर लगता है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड है। 10 साल में 2 स्टेट में हमने ऑलरेडी सरकार बनाई है, और सरकार बनाई नहीं है मतलब ऑपोजिशन को पूरी तरह फिनिश कर दिया। और ये हमारे पास ना पैसा है, ना कोई भी प्रकार के साधन है, केवल जनता का प्यार है, विश्वास है कि हाँ ये लोग कुछ काम करना चाहते हैं, ये हमारे जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको काम आता है। दिल्ली में आज हमने 12,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, बिजली पे, शिक्षा पे, पानी पे, स्वास्थ्य पे, फिर भी इकलौती पार्टी है, जो इकलौती स्टेट है दिल्ली, जो 8,000 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। बाकी कोई भी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट आप गिनवा लीजिए, कोई भी कांग्रेस की स्टेट आप गिनवा लीजिए, हरियाणा में देखिए 55,000 करोड़ का डेफिसिट है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप तो हमें कुछ भी नहीं दे रहे, आप मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं दे रहे, आप पानी भी नहीं दे रहे, बिजली भी नहीं दे रहे, आप शिक्षा भी नहीं दे रहे, स्वास्थ्य भी नहीं, कुछ नहीं दे रहे, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। 10 साल में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, 2 स्टेट में सरकार, गोवा में और गुजरात में आपकी हाजिरी, और सबसे ज्यादा सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और फिर आप जो सुपड़ा साफ करते हो तो ध्वस्त करते हो, जैसे कांग्रेस को आपने ध्वस्त कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी से आपकी साठगांठ है या अंदरूनी कोई सेटिंग है? बीजेपी के वोट बैंक आपके हाथ क्यों नहीं लगता है? आपको मजाक करने की आदत है भारद्वाज जी, क्योंकि आज अगर कोई भी डर में है वो है आम आदमी पार्टी। बीजेपी को जो डर लगता है वो केवल आम आदमी पार्टी से लगता है। हमारे सभी लीडर्स को वो जेल में डालते हैं। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वडेरा के नाम पे इन्होंने केसेस दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो ऑगस्टा वेस्टलैंड, कई सारे जमीन के घोटाले, लेकिन आज तक उनको जेल में नहीं डाला। लेकिन हमारे सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, जिसने मोहल्ला क्लिनिक दिए, जिस आदमी ने हमें शिक्षा की क्रांति लाई पूरे देश में, मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाला। संजय सिंह जो गरीब से गरीब मजदूर, रेडी पटरी के जो आवाज उठाते हैं, उनको आज वो जेल में डाल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए आवाज, हक उनका मांगा कि उनको जस्टिस दिया जाए। तो इस तरह का जो आप कैसे ऐसी बातें करते हो ना कि पीछे से साठगांठ है, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि उनको सिर्फ डर हमसे लगता है। उनको पता है कि ये मजबूत पार्टी है। आज जमीन पे हर वार्ड में, हर गांव में हमारे लोग खड़े हुए, झंडा उठा के 21 लोगों की तो टीम हमने हरियाणा में ऑलरेडी बना दी है, छत्तीसगढ़ में बना दिया, राजस्थान में बना दिए। आगे चल के देखिएगा वहां पर भी हमारी सरकार बनेगी। और ये आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की 6 से 8 स्टेट्स में हमारी सरकार होगी। और कांग्रेस दूसरी तरफ देखा जाए तो एमपी उनके हाथ से, मतलब लिटरली आपके हाथ में दी हुई चीज है, वो आपने छोड़ दिया। कांग्रेस के बारे में मैं पूछूंगा मैम, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। आप ये बताइए मेरे को, जेल में डालने की बात हुई जी। जेल में वो डाल रहे हैं आपको किसी न किसी रीजन से, शराब घोटाला या कुछ और। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे, उससे पहले चिट्ठियां लेके घूमते थे, डायरी लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित जी ने घोटाला किया है, 15 साल के राज में इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो चिट्ठियां, वो डायरी कहाँ है? और उन्होंने कहा था मैं जब भी सत्ता में आऊंगा इनको जेल में डालूंगा, भ्रष्टाचारियों को। क्या आपने किसी को जेल में डाला है, किसी पे कार्रवाई की? आपको 2 बातें बता दूं। एक, शीला दीक्षित जी अब दुनिया में है नहीं, जो है नहीं, तो उनके खिलाफ हम लोग मोर्चा खोल नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज पोस्ट्यूमसली यू कैन नॉट, वो अपना पक्ष देने के लिए है नहीं। दूसरी बात यह है, आपको शायद पता होगा, जो एंटी करप्शन ब्यूरो ACB जो दिल्ली सरकार के अंदर थी कई सालों से, जब से दिल्ली सरकार बनी है स्टेट गवर्नमेंट, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी। जैसे हमारी सरकार बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस को यूज करके ACB का जो पूरा 6th फ्लोर है दिल्ली सेक्रेटेरिएट का, उसको कब्जे में कर लिया। क्या आपको ये बात नहीं पता है? अगर आपको ये बात पता है तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी का ACB क्यों लिया। आप सवाल पूछते हो ऐसे जैसे आपको कुछ पता नहीं, जब आपको सब सच पता है। जब 6 साल से ACB उनके हाथ में है, जब दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर है, कार्रवाई हम काम करके दिखाते हैं, वो उस पर एक्शन नहीं लेते। जिन स्कूल पे हम लोग ने 8,000 नए क्लासरूम बना दिए, 300 क्लासरूम से ज्यादा का वो पैसा 1,600 करोड़ रुपए रिलीज नहीं करते, तो आपको प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी कभी इंटरव्यू ही नहीं देते, तो आप सवाल किससे करेंगे? तो मैं समझ सकती हूँ आपकी
ये बेचैनी कि आप कहाँ जाए, तो आप हम उल्टे सवाल हमसे करते हैं, जबकि सच ये है और सबको पता है कि जन लोकपाल हम पास करना चाहते थे। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको पारित किया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पर स्टैंप नहीं लगाया, इसकी वजह से जन लोकपाल नहीं बना। शीला दीक्षित के खिलाफ जो भी हमने जो पेपर्स दिए थे उस पर कार्रवाई करनी थी, एलजी ने एक्शन नहीं लिया, एसीबी आपने हमारे हाथ से छीन लिया। आज देखिए पंजाब में एंटी करप्शन लाइन चालू है, आज वहां पे जो छोटा मोटा करप्शन होता था सारा पूरी तरह बंद हो गया, क्योंकि एक हेल्पलाइन हमने स्टार्ट कर दी थी पिछले साल शहीद भगत सिंह के बर्थडे पे कि अगर कोई भी गलत काम करता है, आपको परेशान करता है, वीडियो बनाओ और भेजो। और उसकी वजह से आज पूरी तरह से पंजाब में जो छोटा भ्रष्टाचार है पूरी तरह खत्म हो चुका है। पंजाब से मेरे को याद आया, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसान एक मजबूत स्तंभ है अपनी अर्थव्यवस्था का। तो पराली का जो मुद्दा था वो केजरीवाल जी बार बार उठाते थे। वो पराली का मुद्दा, क्या पराली का धुआं अब पोल्यूशन नहीं फैलाता दिल्ली में? देखिए, पराली के ऊपर हमने जितना काम किया है वो आज तक पिछले 15-20 सालों में किसी ने काम नहीं किया। जब से पोल्यूशन का जो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई है, 1990 में पंजाब वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट बना, जिसकी वजह से जो राइस ग्रो करा जाता था अप्रैल में, तो उन्होंने लागू कर दिया कि जून से पहले इसको हम लोग इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि पानी की खपत हो रही थी। और क्योंकि ये 2-3 महीने शिफ्ट हो गया, तो जब तक ये पहले ये अगस्त में इसको काट देते थे तब कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी। जब से 1990 में ये लॉ बना, तो दिस इज अ मैन मेड प्रॉब्लम, और ये कई सरकारों ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसकी वजह से, लेकिन हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इस लॉ को चेंज करके वापस शिफ्ट करना पड़ेगा, राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी हम लोग ऑल्टरनेट ऑप्शन सभी सरकार, जो पंजाब सरकार है, इस पे बहुत गंभीर रूप से काम कर रही है और मल्टीपल लेवल्स पे कर रही है। एक, हमने हैप्पी हार्वेस्टर बहुत जगह प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इस बार पराली के जो जलने के जो पिछले सालों के मुताबिक काफी कम हुए हैं। दूसरा, जो ये बायोडाइजेस्टर एक केमिकल बना था, जिससे आपको उसको स्प्रे कर दो तो वो खाद बन जाता है, उसको काटने की जरूरत नहीं, ये भी हमने लागू किया है। दिल्ली में कई जगह यूज हुआ है, पंजाब में, लेकिन स्केलेबिलिटी उसको करने में टाइम लगेगा। पिछली बार से इस बार ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हुआ है पराली में। और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने लगातार मोदी जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप 1000 रुपए पर एकड़ हम दे रहे हैं और 1500 रुपए पर एकड़ केंद्र सरकार से मांग की थी कि आप ये दे दीजिए, ताकि हम किसान को इतनी उसकी जो लागत लगती है इसको चेंज पराली ना जलाने में, वो दें। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल टीम ने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया। एयर पोल्यूशन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन जो एक मामला है, जब 60-70 करोड़ लोग हिंदुस्तानी कई महीनों तक और कितने सालों से हम अब बुरी हवा ले रहे हैं। अब स्टडीज आ रही हैं कि दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ इंडिया में रहने से आपकी जिंदगी कई साल कम हो जा रही है, लेकिन उस पे आज तक आप मुझे बता दीजिए, क्या एक सिंगल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? क्या सारे मुख्यमंत्रियों को, नॉर्थ के जो 4-5 स्टेट्स हैं, क्या कभी भी मोदी जी ने या उनके क्लाइमेट या एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है कि हाँ इस पे क्या काम किया जाए? केवल राजनीति। बोलो जी दिल्ली पोल्यूशन कर रहा है, पंजाब पोल्यूशन कर रहा है, क्या हरियाणा पोल्यूशन नहीं कर रहा? क्या उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नहीं कर रहा? क्या उत्तराखंड पोल्यूशन नहीं कर रहा? और सफर हम सब कर रहे हैं। तो आप अपने ऑफिसेज में 400 से ज्यादा एयर प्यूरिफायर लगा देते हैं हमारे पैसों से, लेकिन हमारे बच्चे कहां जाएंगे? हमारे बच्चे इसी हवा में क्रिकेट भी खेलते हैं, इसी हवा में भाग भी रहे हैं, उनके जीवन के 10-10 वर्ष कम हो रहे हैं। इसका कौन जवाब देगा? ये सोचने वाली बात है। किसानों का जो मुद्दा था, अभी किसानों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था और 1 साल लगभग बॉर्डर पे बैठे थे। अभी आप ये समझिए, SYL का जो मुद्दा है काफी गंभीर मुद्दा है हरियाणा और पंजाब के बारे में। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, तो क्या हरियाणा को पानी मिलेगा? आप जब वोट मांगने जाएंगे तो एक तो पराली का मुद्दा और दूसरा SYL का मुद्दा। इस मामले में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है किसानों का। जो 1.25 साल किसान हमारे यहाँ बैठे, 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आज तक मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उनको मोदी जी ने पिछले साल यूपी इलेक्शन से पहले कहा था कि हाँ अब हम आपको मिनिमम MSP पे जरूर कानून बनाएंगे, आप अपनी प्रोटेस्ट वापस ले लो। किसानों ने गुडविल पे उनका विश्वास करके 1.25 साल की जो स्ट्राइक वापस ले ली, सब अपने अपने घर चले गए। आज आप मुझे बता दीजिए, 1.5 साल हो गया है, MSP का जिक्र कभी किया इन्होंने? इस पे कोई कानून बना है? नहीं बना है। किसान जो है अपनी फसल पानी में फेंकता हुआ दिखता है, वो वीडियोस आपके दिख रहे हैं। लेकिन सरकार जो है किसानों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार नाइंसाफी कर रही है, आप किसानों के हितैषी हैं,
मेरा सीधा सवाल आपसे कि एसवाईएल का पानी मिलेगा हरियाणा को, क्योंकि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आप भूखे हो और आपसे कोई रोटी मांगे, आपके पास आधी रोटी है, आप दोगे कि खाओगे? ये बात आप हरियाणा चुनाव में जाके बोल सकते हो? नहीं, मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि जब हरियाणा में हमारी सरकार बन जाएगी, एसवाईएल मुद्दा ही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारी सरकार होगी। कई साल हो चुके, कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एसवाईएल और चंडीगढ़ दोनों के मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे जैसे हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, बिकॉज वी विल मेक अ सेंसिबल थिंग। ये एसवाईएल का मुद्दा सिर्फ राजनीति का मुद्दा रह गया है। जब 40-50 सालों में इन्होंने ना कोई वहां पे कैनाल है, ना वहां कोई पानी है, उस पे बार बार राजनीति करने का सिर्फ एक फैशन हो गया। एसवाईएल पे चर्चा कर लो, एसवाईएल है कहाँ? देयर इज नो कैनाल, देयर इज नो वाटर, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन? आपको बात करनी चाहिए जमीनी चीजों पे जो जरूरी है। आज पराली जलने के लिए किसान को पैसे चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। किसान को खाद पे आप लाइन में लगवा के उनको परेशान कर रहे हो। हरियाणा में आपको पता था कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, उसके बावजूद आपने गेहूं उठाई नहीं, फसल किसान की वहां पड़े सड़ गई, उस पे कोई काम नहीं हो रहा। एमएसपी आप दे नहीं रहे हो। राजनीति वाली बातें छोड़ दीजिए, वो ना राजनीतिक चैनल। मैं राजनीति का एक बात पूछ लेता हूं आपसे। कल को सारिका जी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सारिका जी चुनाव इलेक्शन लड़ रही है, और उधर से भगवत मान जी आपके सीएम पंजाब के, आप स्टेज पे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनता को, और जनता मांग कर एसवाईएल की, क्या बोलेंगे? भगवत मान मना करेंगे, पानी नहीं देंगे हम। मैं आपको बता दूं, जनता एसवाईएल की मांग ही नहीं कर रही है, ये आप लोग और बाकी जो राजनीतिक तत्व हैं वो ही मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि जो अगर जैसे मोदी जी ने कहा था, हरियाणा में आके कहा था कि जो लाखों टन पानी पाकिस्तान में जा रहा है हम उसको रोक लेंगे, क्यों नहीं रोका? अब रोक के दो, हमें पंजाब को भी दो, हरियाणा को भी दो, दिल्ली को भी दो। उस पे तो आप कोई काम नहीं करते, आप स्टेटमेंट देके जुमले देके भाग लेते हो। क्योंकि आपने राजस्थान में भी कहा था 450 का सिलेंडर दूंगा, इलेक्शन हो गया, अब आप संसद में कह रहे हो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आपकी कोई बातों को कोई वजूद है कि फालतू में बकवास करते रहते हो? ये सोचने वाली बात है। इलेक्शन के दौरान जो भी कहा जाए, आम आदमी पार्टी फालतू की बातें नहीं करती। अगर मैं कुछ कह रही हूँ बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आज कि अगर पंजाब में पानी नहीं है तो हरियाणा को वो कैसे देगी? जब पंजाब में पानी होगा तो 100% एसवाईएल भी बनेगा और 100% हरियाणा में पानी आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये एक नेशनल इश्यू का प्रॉब्लम है कि सेंटर को, ये जो मोदी जी ने कहा था कि इंडस का पानी जो जा रहा है पाकिस्तान में उसको डाइवर्ट करेंगे, उस पर काम कब होगा? हम लोग काम की बात करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है उस पर काम बात करते हैं। केवल जुमले देके, स्टेटमेंट देके, हेडलाइन मैनेज करके जीतना केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। हम लोग आम आदमी पार्टी वो वाली बातें करते हैं जो हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। हमारी बातें गारंटी होती है, जो काम हम करके दिखाते हैं। आज रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि ये काम हमने कर दिए। अरविंद जी जो है इकलौते इंसान है जो जाके कहते हैं मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, नहीं काम किया तो मत देना। आज हिम्मत है मोदी जी में तो बताओ कि 15 लाख आ गए किसी के अकाउंट में, क्या काला धन खत्म हो गया? आप झूठ फरेब पे कितने दिन सालों बेवकूफ बनाओगे? कभी ना कभी जनता जागेगी और कहेगी भाई हमारा काम कब हो रहा है। मेरे दो सवाल है। आपने मोदी जी की चर्चा की। नंबर 1, मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि ये नक्सलवादी लोग हैं, आपके अरविंद केजरीवाल के बारे में। और अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा के अंदर कई बार ऐसे बयान देते हैं जो सीधे मोदी जी के ऊपर हमला है, क्योंकि उनको पता है विधानसभा में अगर बोलेंगे तो आप माना नहीं का केस नहीं हो सकता। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलनी चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आपके एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है जिनको लाखों लोगों ने वोट देके दिया है तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आलतू फालतू बातें करना शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को। और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, अगर दिल्ली की जनता आपको साथ के साथ एमपी देती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। लेकिन जब आप 3 एमएलए देते तो आपको उन पर नाराजगी होती है। तो जनतंत्र की ये ब्यूटी है कि आप जनता का जो आप डिसीजन है उसको स्वीकार करें, हाथ जोड़ के स्वीकार करें, एरोगेंस को अपनी पॉकेट में रखें। क्योंकि जैसे आप खुद कहते हो कि आप सेवक हो, आप यहाँ पे राजा बन के नहीं आए हो, ना आप राजा बनने की कोशिश करें। क्योंकि ना ये किसी का, ये गद्दी जो है ना ये आती जाती रहती है, हर 5 साल में बदलाव आता है। जनता का दिल जीतना बहुत जरूरी है, जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, जिसकी वजह से आज वो तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अब पंजाब में
सरकार बनाई है, जिसकी वजह से लोगों का काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में भी इस बार 2024 में बदलाव आएगा। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी ताकि यहाँ पे भी स्कूल अच्छे हो सके, यहाँ हॉस्पिटल ठीक हो, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने, यहाँ 24 घंटे बिजली आए, यहाँ सस्ती बिजली मिले, यहाँ पानी मिले, यहाँ राशन मिले। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, अब ये बदलाव यहाँ जरूर आना चाहिए। इसी उम्मीद से मैं 2024 में घुस रही हूँ, ये सोच के कि जनता को बदलाव मिले। हरियाणा के बारे में अभी बात करेंगे मैम। मेरे 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो नेशनल इश्यूज के बारे में है। नंबर 1 आप ये बताइए, एनजीटी जो है, जो लोड गाड़ियां ट्रक ड्राइवर जो अंदर लेके आते हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रक के जो मालिक हैं, उसमें 1600 रुपये एनजीटी लगता है, ग्रीन टैक्स के नाम पे केजरीवाल सरकार लेती है। तो ये कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि एनजीटी तो किसी भी सरकार के अंदर नहीं आता, ना वो दिल्ली के अंडर आता है, ना वो सेंटर के अंदर। एनजीटी इज अ नेशनल बॉडी एंड इट्स अ ग्रीन ट्रिब्यूनल, और उनकी हर बात को मानना चाहिए। और इन द एंड वो यही कहते हैं कि भाई आप ग्रीनरी बढ़ाओ, पोल्यूशन कम करो, हम सबका फायदा होगा। कोई भी उनकी बात सुनेगा नहीं तो नुकसान तो हमारा ही होगा। 3 दिन से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है। रीजन क्या है कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके मौके से भाग जाता है तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा होगी, जो कि पहले 2 साल की थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सजा कम होना चाहिए या जायज कानून है? देखिए, जब भी कोई कानून बनाते हैं, जैसे कानून बने किसान को बैठ के बात नहीं की गई, तो ऑब्वियसली जो उनकी बातें नहीं रखी गई, तो क्या उनके ओपिनियन लिया गया? क्या उनसे पूछा गया? नहीं। ये तानाशाही रवैया है कि हमने आज कह दिया तो हम अपनी तरफ से देख रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो हाँ, सेंसिबल बात है कि हाँ भाई 10 साल का अगर आप हिट एंड रन हो तो आपको 10 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी जानबूझ के तो किसी को मारता नहीं है, और उनका ये शायद डर भी जाते हैं। गरीब आदमी है, 7 से 10 हजार। मैं वीडियोस देख रही थी कल रात को ट्विटर पे, वो आदमी कह रहा है जी मैं 7,000 रुपए कमाता हूँ, अब मैं इसको 7 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? 10 साल में अगर जेल चला गया तो मेरे फैमिली को कौन पालेगा? तो रखो अपने ट्रक की चाबी, मैं नहीं चलाता। तो कोई भी कानून अगर बनाया जाए, मान लीजिए डॉक्टर्स का कानून है, तो डॉक्टर्स को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बैठ के बात किया जाए, ये हमारे प्रावधान है, ये हम करना चाहते हैं, आप अपने दे दीजिए, तो एक सिंपल सोल्यूशन बने। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 8-9 साल से तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। किसानों को बोलते हैं आपको ये बात नहीं समझ आती, किसान कानून बनाए, वापस उनको लेने पड़े। डॉक्टर जब एनएमसी जब बन रहा था तब हमने उसका इतना खुल के विरोध किया था, हमारी नहीं सुनी गई। अब ट्रक ड्राइवर्स का कानून बना रहा है, अगर उनकी एसोसिएशन को लेके बात करते तो हो सकता है कि एक सिंपल एमिकेबल सोल्यूशन निकलता। लेकिन इनको जानबूझ के अपना ये पॉइंट थोपने की आदत है, फिर पूरा देश इनकन्वीनियंस होता है। जब स्ट्राइक होगी, सारी जनता परेशान होएगी, चीजें नहीं मिलेंगी, पेट्रोल की कमी होगी, डीजल की कमी होगी, बहुत एसेंशियल आइटम्स की कमी होगी, फिर ये उनके ऊपर डंडे मारेंगे, फिर उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। तो ये तरीका नहीं है देश चलाने का। एक देश चलाना एक आराम से चलाया जा सकता है। दिस इज आवर प्रपोजल। आप आगे से बताइए व्हाट इज द ऑपोजिशन दैट यू हैव। एक मिडिल पॉइंट पे आइए और काम खत्म करिए। देश चलाना है तो अच्छे से चलाइए, हर चीज तानाशाही से नहीं चलती है। मैम, हम 2024 में एंट्री कर चुके हैं और आम चुनाव है, सर पे है, बिल्कुल कभी भी घोषणा हो सकती है। मैं 2-3 पूछ रहा हूँ। नंबर 1 की मोदी जी लोकप्रियता के मामले में अभी शिखर पे है, तो विपक्षी जो पार्टी है, 24 पार्टियों का जो गठबंधन है, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, वो कहाँ ठहरते हैं मोदी जी के सामने? देखिए, मोदी जी के आज भी देखें तो 38% से ज्यादा वोट शेयर कभी भी नहीं हो। दैट मीन 62% पीपल हैव ऑलवेज वोटेड अगेंस्ट हिम। ये 62% अगर एक ही सीट पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीजेपी हारेगी, एंड इट इज अ मैटर ऑफ 100 सीट्स। अगर पर मोदी जी ने क्या किया है, क्योंकि ये पावर में है और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से सारी पॉलिसीज अपनाती है, क्योंकि उनको पावर, सत्ता में रहना, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। किसी को जेल में भी डाल सकते हैं, किसी को मरवा भी सकते हैं। ये हर तरह से गलत रवैया यूज करते हैं। इनका आईटी सेल है, मीडिया इनके पास है, पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन हर तरह से किया जाता है। तो आई थिंक ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इन्होंने ये वॉर डिक्लेयर किया है। अब ये जनता के ऊपर है कि आप झूठ के साथ जाएंगे, और जो लोग चोगा पहनते हैं और आपके धर्म से खेलते हैं, नफरत फैलाते हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे, या आप ऐसी कोई बाकी लोग चुनेंगे जो आपका काम करना चाहते हैं? मैम, आजकल एवरीथिंग इज नॉट फेयर लव एंड वार, बिकॉज लव में सहमति जरूरी है और वार जब अनुचित होता है तो लास्ट में धर्म युद्ध होता है। इसके बारे में आपका क्या? धर्म युद्ध तो आज है ही। राम के नाम पर आज जो चोगा पहन के घूम रहे हैं, लेकिन वो राम राज्य तो ला नहीं पाए।
तो ये तो राम मंदिर में बड़ा विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। जरूर करें, लेकिन राम मंदिर पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। L&T कंपनी जो है, इन्होंने फ्री ऑफ चार्ज बना रहे हैं, तो किसके नाम पे पैसे मांग रहे हैं? पैसे किस लिए मांग रहे हैं? ये घर घर जाके जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये जनता से पैसे नहीं इकट्ठे कर रहे ये इनके, और मुझे पता है कि करोड़ों रुपए का इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया। भाई राम जो है हम सबके हैं, किसी एक का पार्टी का पेटेंट नहीं लगा हुआ है। जय श्री राम बोलते, जय श्री राम तो हम सालों साल से बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, आप एम्स बनवाइए, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। क्या ये बात सही है? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म जो है वो एक पर्सनल लेवल की आस्था होती है। मैं सनातनी हूँ, मैं बहुत ज्यादा पूजा करती हूँ। द पॉइंट इज दैट इज बिटवीन मी एंड गॉड। वो डिस्प्ले में लाने की जरूरत नहीं है, वो हर चीज टीवी कैमरा पे होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भारत देश को विकसित करना है, अगर हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दें, हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य दे दें, देश हमारा ऑलरेडी विकसित हो जाएगा। इतने सालों में 76 ईयर्स में अगर हमारा देश तरक्की नहीं किया, आज भी हम अंडर डेवलप्ड देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, आज भी हमारे कई मिलियन बच्चे अगर भूखे सो रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि क्या हम अपना सारी एनर्जी और फोकस जहां डाल रहे हैं, क्या वो देश के जनहित में है या उनके स्वयं के हित में है। मेरा लास्ट क्वेश्चन नेशनल इश्यूज पे है, फिर हम हरियाणा की और आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आप ये बताइए कि मोदी जी लोकप्रिय है, आम आदमी पार्टी अपने आप को 2024 में कहां खड़ा पाती है नेशनल इश्यूज पे और इस पे आम चुनाव में? आज अगर देखें तो मोदी जी का विकल्प जो है केवल अरविंद केजरीवाल के रूप में देखा जाए। वो एक नेशनल लेवल के लीडर बन चुके हैं। आज नहीं तो कल ही विल रीच अ पॉइंट वेयर ही विल रिप्लेस मोदी जी। वो अलग बात है कि हर चीज का समय होता है और समय आएगा तो जरूर होगा, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और हमने अरविंद जी ने साफ कह दिया है कि वो पीएम रेस में नहीं है, और राहुल गांधी ने भी कह दिया वो पीएम नहीं बनना चाहते, और ममता ने भी कह दिया वो पीएम नहीं बनना चाहते, और नीतीश ने भी कह दिया कि वो पीएम नहीं बनना चाहते। तो अगर सही तरीके से इंडिया गठबंधन चला तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, अब बात करते हैं मैम हरियाणा की। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, सत्ता का सेमीफाइनल माना गया। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, कहीं भी नहीं टिके आप। वही हिंदी भाषी क्षेत्र है हरियाणा, आप अपने आप को हरियाणा में कहां देखते हैं? देखिए, हमें पहले ही पता था कि हमारे एमपी और राजस्थान में 1% वोट शेयर भी नहीं है, फिर भी क्योंकि वहां संगठन बनाना जरूरी था। अब आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं तो संगठन बनेगा कैसे? तो सभी जगह कार्यकर्ताओं को पता था कि अभी हम टीम बिल्डिंग कर रहे हैं। संदीप पाठक जी की पूरी टीम वहां लगी हुई थी और हर जगह में, हर विधानसभा में टीम बन गई है, जो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। आने वाले समय में आप देखेंगे एमपी में भी, राजस्थान में भी वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। लेकिन अगर हम चुनाव लड़ेंगे नहीं तो हमारा अस्तित्व कभी बन नहीं पाएगा। सडनली ओवरनाइट तो कोई हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। जनता, मैं आज 10 साल से आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हूँ। पिछले 10 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा गया, तो हाँ, हमारा वोट शेयर नहीं है, लेकिन आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि 11,000 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं। ना उतने बीजेपी में है, ना उनके कांग्रेस में है। आज हर गांव में आम आदमी पार्टी के 21 लोगों की कमेटी बन चुकी है, उनको शपथ दे दी जा चुकी है। तो पिछले कई सालों से जो पहले होता है ना, नींव बन रही होती है तो बिल्डिंग दिखती नहीं है। तो जब आप नीचे जाते 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 तो सारे लोग हंसते हैं कि इनका तो कुछ हुआ नहीं। जब नींव तैयार होकर जब ऊपर बिल्डिंग बनती है तो वो इतनी मजबूत होती है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। हरियाणा में कितनी मजबूत हो चुकी है आपकी नींव? क्या आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? बिल्कुल 100% तैयार है। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से अगले 3 चुनाव लड़ने वाली है, और आप मेरी बात ये लिख के लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने बहुत साल, 10 साल बीजेपी देख लिया, वो खट्टर सरकार से परेशान है। उससे पहले 10 साल उन्होंने हुड्डा सरकार भी देखी, जिसमें स्कैम के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। आज हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, हर चीज जितनी बुरी व्यवस्था में है, इतने कई वर्षों में हुई नहीं है। हरियाणा में आज अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट इन द कंट्री है। महंगाई, परिवार पहचान पत्र के नाम पे इन्होंने जो लूट मचाई है, मैं घर घर जा रही हूँ, गली गली जा रही हूँ, हर मोहल्ले में मुझे लेडीज मिलती है कि उनका राशन जो कई सालों से मिल रहा था वो कट चुका है। तो खट्टर सरकार ने जितने लोगों को दर्द के आंसू रुलाए हैं, आज वो वोट के रूप में निकल के आएंगे। और सबको ये पता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हम यहाँ स्कूल भी अच्छे करेंगे, हॉस्पिटल भी अच्छे बनाएंगे। वो मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या करेंगे? आपके कोई 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे जो आप हरियाणा में करेंगे, सिर्फ 3। सबसे पहले है शिक्षा जी। स्कूल्स बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, हम स्कूल्स को अच्छे भी करेंगे, यहाँ टीचर्स भी अच्छे करेंगे। मुझे लगता है 30,000 वैकेंसीज हैं आज स्कूल्स में, 8,000 से ज्यादा क्लासरूम्स डेफिशिएंट हैं, 1,500 से ज्यादा स्कूल्स में बाथरूम नहीं है,
250 से ज्यादा स्कूल्स में बिजली का पहला कनेक्शन आपका नहीं है। एजुकेशन हो गया, दूसरा तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एजुकेशन रहेगा, दूसरा है हॉस्पिटल्स, यहाँ पे चिकित्सा, हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड तीसरा है बिजली। बिजली। यहाँ बिजली सबसे ज्यादा महंगी है और 24 घंटे बिजली कहीं भी नहीं आती है। हमने दिल्ली 24 घंटे बिजली भी सबसे सस्ती बिजली भी दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री भी दे रहे हैं। ये तीन बिल्कुल छोटा जवाब देना आप। डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी है और नीचे खट्टर साहब ट्रिपल है। भी थी भाई एमसी जी, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा नीचे में गुड़गांव की बात कर रही जी 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 गुड़गांव पे मैं आऊंगा अभी। जी। खट्टर साहब नीचे है सीएम, ऊपर पीएम मोदी जी। तो कैसे रोकेंगे बीजेपी को? सिर्फ छोटा जवाब दिए एक लाइन में। रोकने की जरूरत नहीं, जनता हराएगी। जनता रहेगी। और कांग्रेस मजबूत स्थिति में हर बार 30 से ऊपर सीट लेके आती है, विपक्ष में है तब भी, उनको कैसे रोकेंगे? कांग्रेस अभी मजबूत है, हरियाणा में दावा कर रही है हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित की दिल्ली में भी थी, उनको हमने सुपड़ा साफ कर दिया। इतने साल 10 साल से वो एक सीट भी न जीत पाए। आप देखेंगे कांग्रेस का यहाँ संगठन भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक नहीं है, संगठन 9 साल से नहीं बना। तो कांग्रेस जो है ना हवा में ही दिखती है, वो जमीन पे नहीं है। देख लो सारिका जी, हुड्डा साहब अपने आप में एक संगठन है, 30 सीट तो अकेले ले आते हैं। चलो अच्छी बात है, 30 सीट से सरकार तो ना बना पाएंगे ना, बाकी 60 सीट हमारी होंगी, सरकार हमारी बनेगी। जी, बीजेपी को 0 कर दिया आपने। वो तो होंगे 0, और हम नहीं कर रहे, वो जनता करेगी, क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा रोष है। और मैं आपको बहुत मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह रही हूँ, क्योंकि हम जनता के बीच में रोज जा रहे हैं। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। एक आदमी को इतना ज्यादा त्रस्त नहीं करना चाहिए कि आपको उन पे ना बोलते यार अब इनसे बस हो गई। आज हरियाणा की जनता जो है इनसे बस हो चुकी है। किसी भी मतलब ये होता है ना, एक आदमी 10% काम करते 50 ना करे, इन्होंने 1% काम नहीं किया है, तो जनता किस मामले में इनको वोट देगी? हर बार ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का चेहरा सामने ले आते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन गवर्नेंस तो खट्टर साहब ने करनी है ना, उनकी गवर्नेंस तो शून्य है। वो जब नौकरी मांगती है महिला तो कहते हैं तुमको चंद्रयान में भेज दूंगा। क्यों? क्या नौकरी मांगने का हक नहीं है? कौन मांगेगा? रोजगार कौन देगा? आप ही तो दोगे। आप फैक्ट्री लगाओगे तभी तो रोजगार मिलेगी। आप मजाक बनाने में लगे हो। महिला आपके पैरों पे दुपट्टा फेंकती है, आप उठ बैठे रह जाते हो। इतनी शर्म नहीं है कि बहन जी आप दुपट्टा पकड़ो? पहले हाथ जोड़ के, मतलब अंदर से आपके अंदर वो मतलब अपब्रिंगिंग होनी चाहिए कि अब आदमी को आदमी समझो, इंसान को इंसान समझो। मुख्यमंत्री तो आते जाते रहते हैं, इंसानियत रहती है। और मुझे लगता है कि हरियाणा को अच्छे भविष्य की जरूरत है, वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। जी, मैंने सुना है वो मामला। हरियाणा की एक सरपंच ने खट्टर साहब की सभा में दुपट्टा फेंका था। नेशनल इश्यूज में मैम अपनी बात हो चुकी है, स्टेट इश्यूज में बात हो चुकी है। अब आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र पे। गुड़गांव में अच्छा बस स्टैंड नहीं है, गुड़गांव में चिकित्सा क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? आप क्या प्राथमिकता आपकी गुड़गांव में? गुड़गांव को हर चीज की जरूरत है। आप सड़कें देखें तो आज हमारे क्लिनिक के बाद चले जाओ, वहां सड़कें टूटी हुई हैं। आज कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में चला जाओ, कचरे का इतना ज्यादा बुरा हाल है। इको ग्रीन के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके अब हमें कचरा ग्राम बना दिया है। आज यहाँ 1000 करोड़ रुपए ये सीवर के नाम पे, सीवर सफाई के नाम पे लगा चुके हैं। और बारिश हो जाए तो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोगों के शोरूम में पानी घुस जाता है। और बिजली यहाँ पे 24 घंटे आती नहीं है। यहाँ बिजली के बिल के लिए मैं 3 दिन से घूम रही हूँ। ये बिजली, क्योंकि 31 आज लास्ट डेट थी, मैंने रात को पेमेंट की, मेरे को बिजली का बिल तक नहीं दे रहे, आइटमाइज बिल, क्योंकि उसमें ना नॉन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग के आते हैं। तो ये किसी को बिल ही नहीं दे रहे, किसी घर में बिजली का बिल नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अनाप शनाप बिल बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे बस स्टैंड ऐसा टूटा हुआ है कि 12 साल से वहां बोर्ड लगा हुआ है कि दिस इज बी केयरफुल, डोंट स्टैंड हियर, कभी भी गिर सकता है। तो ये पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हैं। हमें गुड़गांव में हर चीज पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी सड़कों से, बिकॉज दैट इज ईजी। आप उसको टेंडर पास करो, पूरे शहर की सड़कें बन जाएगी। दूसरा मैं काम करूंगी सीवर पे। सबसे पहले जहां जहां साफ हो सकता है वहां सीवर को साफ किया जाएगा। और स्पेशली ओल्ड गुड़गांव में जहां सीवर की जो 6 इंच की छोटी पाइप्स है, उनको पूरी जगह रिप्लेस करने की जरूरत है। 8 इंच या 12 इंच की पाइप लगाने की जरूरत है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कभी तो काम करना पड़ेगा। हर कॉलोनी में मैं जाती हूँ, वहां सीवर का पानी नाली पे आ रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ना विधायक के घर के सामने कचरे के ढेर है, विधायक साहब चुप बैठे हुए, कोई कुछ नहीं करते। विधायक साहब के घर के अंदर पानी आ जाता है, वो कुछ नहीं करते। जब वही इतने बेचारे बन गए हैं तो अब उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? लेकिन गुड़गांव को हम पूरी तरह मिलेनियम सिटी, जो हमें टैग मिला है, ऐसा बनाना चाहते हैं कि 0 वेस्ट सिटी हो, मिलेनियम सिटी हो। या इतनी ज्यादा हरियाली है कि लोग आके बोले भैया गुड़गांव से सीखो। मिलेनियम सिटी गुड़गांव, एक तरफ तो मैम गुड़गांव वर्ल्ड में फेमस है,
दुनिया की टॉप 10 जो कंपनियां हैं उसके ऑफिसेज यहाँ हैं, और दूसरी तरफ ग्रामीण जो गुड़गांव है उसकी हालत बड़ी खराब है। इस विषय में क्या कहना? ग्रामीण गुड़गांव की हालत खराब नहीं है, हर सेक्टर की हालत खराब है। पहले ग्रामीण गुड़गांव खराब होता था और सेक्टर्स जो है अच्छे होते थे, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने ये बेड़ा गर्क किया है कि हर सेक्टर में कचरे के ढेर है। पहले तो पटौदी रोड, बसई रोड साइड में होते थे, अब पूरे गुड़गांव में, आओ मैं आपको गाड़ी में ले चलती हूँ, हर सेक्टर में कचरे के ढेर पड़े हैं। इन्होंने कचरा प्रबंधन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए हमारे टैक्स के पैसे लूटे हैं और उसको कुछ नहीं किया है। ये बदलने की जरूरत है और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। जी, गुड़गांव में घूम के देखेंगे। मेरे 2-3 क्वेश्चन और है मैम, छोटे छोटे। आप लोकप्रिय नेता की जहां तक बात आई है तो मैं नाम अरविंद केजरीवाल जी का नहीं लूंगा अभी। मोदी जी और राहुल गांधी में आपको एक चूज करना तो कौन सा चूज करें? नाइदर, यानी ओनली अरविंद केजरीवाल। ओनली अरविंद केजरीवाल। राम मंदिर या एम्स? डेफिनेटली एम्स। अगर आप एक इंसान को बचा लेते, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर इसलिए बनी कि मैं जिंदगी बचा सकूं। भगवान का क्यों कहते हैं, हमें भगवान का रूप कहते हैं ना, क्योंकि आप जिंदगी बचाते हो। जब आपको जिंदगी, कोई मान लीजिए किसी की नस कट गई, कोई मरने वाला है, कोई, अगर आप डॉक्टर हो उसको बचा सकते हो, तो सारे जो उसका परिवार है, जिस आपने फैमिली मेंबर की बचाए ना, वो आपको दुआएं देंगे। तो केवल मंदिर बनाने से देश नहीं बदल सकता। मंदिर जरूर बनाओ, गुरुद्वारा भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, जो मर्जी करो, वो आपकी आस्था है। और राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक इंसान की पूरी जिंदगी में जीवन बचा लो ना, भगवान आपको ऊपर अपने साथ बिठाएगा, ये मेरा विश्वास है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे बसा है गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षक थे, शिक्षा पे आप अच्छा काम कर रहे हो, तो एजुकेशन के मामले में गुड़गांव को आप आगे लेके जाएंगे। आपने बताया अभी शीतला माता मंदिर, क्योंकि राम मंदिर अब 22 तारीख को लोकार्पण हो रहा है, तो शीतला माता मंदिर को आप कहाँ देखते हैं, कितना आगे लेके जाएंगे? क्या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी इसकी? शीतला माता मंदिर तो ये हमारे गुड़गांव की पहचान है। मैं उसके बोर्ड पे कई सालों पहले ट्रस्टी भी थी। आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, तो मुझे पता है बहुत अच्छा काम करे। इनफैक्ट मुझे ये पता लग गया कि शीतला माता का जो बोर्ड है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए डेजिग्नेटेड रखे हैं कि हमारे गुड़गांव का मेडिकल कॉलेज बने, जो 7 साल से राव साहब जो है हर इलेक्शन में उसको अनाउंस करते हैं, लेकिन पैसा भी उन्होंने दे दिया। हमारी विफलता देखिए ट्रिपल इंजन सरकार की, कि आज तक हमारा गुड़गांव का मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। अगर एक मेडिकल कॉलेज बन गया था, हजारों जानें बच जाती। तो माता के जो चढ़ावे से अगर हम जिंदगी का बचा लें, उससे अच्छा धर्म का काम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माता का पैसा वो ट्रस्ट में पड़ा रहे और हमारे गुड़गांव के लोग मरते रहे सड़कों में, कभी ऑटो में मर गए, कोई बस में मर गए। आपको याद होगा कोविड के टाइम में, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बना होता, हजारों लोगों की जान बच सकती थी और माता के आशीर्वाद से ही बचती। लेकिन माता के नाम पे आपने पैसे तो ले लिए, लेकिन आपने उसको स्वास्थ्य पे यूज नहीं किए। तो जनता के हित में मेरा ये विश्वास है कि मेरा राम, जो भगवान कृष्ण भी है, वो भी कहते थे कि अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपको अपने आप अच्छे स्थान देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लगातार कई वर्षों से कर्म तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा न्याय है। वोट मांगे जा रहे हैं, न्याय है। सारिका जी क्या गुड़गांव विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट की दावेदार है, और अगर यदि यस तो कितनी मजबूती है आपकी दावेदारी? देखिए, मैं बहुत 10 साल से काम कर रही हूँ और गुड़गांव से विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ। ये तो पार्टी का डिसीजन रहेगा कि कहाँ किसको लड़वाना है, लेकिन मुझे लगता है एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला गुड़गांव की आवाज बन सकती है। और गुड़गांव के लोगों को ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, रिकॉग्निशन दिया है। आजकल हम हर वार्ड में लोगों से मिल रहे हैं, हर सुबह हम जाके जनसंपर्क करते हैं और हर शाम को प्रोजेक्टर शो के माध्यम से दिल्ली और पंजाब के काम दिखा रहे हैं। कल रात को भी हम लोग नेहरू लेन में थे, तो हर दिन मेरे हफ्ते के 6 दिन में आई एम डूइंग दिस, और कम से कम 5 to 6 डेज हम डोर टू डोर कर रहे हैं। अपनी पहचान शहर में जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम सिंपल लोग हैं। मेरे पीछे कोई परिवार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर्स नहीं है। मेरे पास सिर्फ यह है विश्वास और एक मेहनत कि मैं इस देश को, इस गांव, इस गुड़गांव को, इस शहर को बदलना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है अगर मौका दिया जाए तो मैं शहर को बहुत अच्छे से सुधार भी सकती हूँ और शहर के लिए लड़ के पैसे लेके यहाँ प्रोजेक्ट करवा सकती हूँ। ये इतना मुझे विश्वास है। लास्ट 2 मिनट आपके छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नंबर 1 की सारिका जी अगर नेता ना होती तो क्या होती? मैं तो डॉक्टर हूँ ही, आपको पता है। मेरे 12 क्लिनिक हैं। मैं ENT सर्जन हूँ, एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे 12 क्लिनिक हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, चंडीगढ़, उदयपुर। और यही चेन को मैं 50 से 50 स्टेट्स में एक्सपैंड करना चाहती थी, लेकिन पिछले 2 साल से मैं चुनाव में बिजी हूँ, इसलिए सिर्फ 12 क्लिनिक्स चला रही हूँ।
अगर मैं एमएलए नहीं बनी तो मैं अपने 50 सेंटर्स बनाऊंगी और आईपीओ करूंगी, तो किसी ना किसी तरह चेहरा तो मैं गुड़गांव की बनी जाऊंगी। सेवा करेंगे आप जनता की। बिल्कुल। एज ए हाउस वाइफ और एज ए लीडर कैसे मैनेज करती है लाइफ को आप? मैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, मैं सभी रोल्स बखूबी निभा लेती हूँ। मेरे पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। और सभी फ्रेंड्स ये कहते हैं भाई तुम इतना एनर्जी कहाँ से लाती हो। मुझे लगता है वो तो भगवान की देन होती है कि किसी में 2 घंटे में भी पूरे दिन की एनर्जी निकल जाती है और किसी में 24 घंटे काम करने के बाद भी लगता है कि थोड़ा और कर ले। तो मैं उस कैटेगरी में हूँ जो मुझे लगता है कि इस एक ही जीवन है, जितना हो सके इस जीवन में कर जाओ, क्योंकि यू नेवर लिव ट्वाइस, एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं शहर के लिए, देश के लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। मैं अपने बस जीवन में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कोई ऐसी एम्बिशन या ऐसी कोई इच्छा जो आपकी अधूरी है अभी मुझे यहाँ का गुड़गांव की पब्लिक सर्विस में घुसना है। मैं प्राइवेटली तो एज अ सिटीजन मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। अरावली बचाओ हमने शुरू किया था, अरावली इसको बचाने का किया है। आई एम अ मदर, आई हैव 2 चिल्ड्रन, माई डॉटर इज 18 एंड माई सन इज 15। और मैं आई एम अ वाइफ, अ डॉटर इन लॉ, एंटरप्रेन्योर। बट आई थिंक अब मुझे पब्लिक सर्विस में प्रॉपर्ली घुसना है, तो अपना पहला इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। क्या सारिका जी मूवी देखती हैं? आपकी पसंदीदा मूवी? मैं मूवीज देखती हूँ, पर अब टाइम बहुत कम मिलता है। कोई पसंदीदा मूवी आपकी? अब तो बहुत साल से आई डोंट मुझे ओल्ड मेमोरी? चक द इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। यस। ओके। और फेवरेट हीरो? शाहरुख खान। नो डाउट अबाउट दैट जी। ओके। फेवरेट हीरोइन? काजोल जी। जी। दोनों की जोड़ी है शाहरुख खान? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्योंकि क्या है कि 20-22 साल पहले जब शादी हुई तो उस टाइम इनकी पिक्चरें बहुत हिट थी, तो यू ऑलवेज रिलेट, अपनी जवानी की पिक्चरें जो है वही आपको हमेशा याद रहती है। तो यस। आप यंग हैं, ब्यूटीफुल है, कभी ऐसा मौका मिला कि मूवी में या कहीं भी पार्ट करने का, तो क्या भाग लेंगे आप? नहीं जी, मैं अभिनेता नहीं, मैं सिर्फ नेता बनना चाहती हूँ। नेता। तो ये थी सारिका जी। इनसे हमने बात की गुड़गांव के विषय में, स्टेट इश्यूज पे, नेशनल इश्यूज पे। काफी जुझारू लीडर हैं ये और सक्षम और यंग लेडी है। हम उम्मीद करेंगे गुड़गांव की विधानसभा में इनकी आवाज, हरियाणा विधानसभा में इनकी आवाज गूंजे और गुड़गांव का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। थैंक यू। थैंक यू।